दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो जॉफ्री चौसर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मिडिल इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। 17वीं सेंचुरी के एक ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक जॉन ड्रैडन ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा है। इनका टाइमलाइन था 1340 से 1400 तक। इनका एक फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को शुरू करने से पहले वो हमें एक प्रोलॉग देते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, एक्चुअली में टेल्स और थी जो हम सिलेबस में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टेल्स को शुरू करने से पहले चौसर हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में बताता है और उनका कंडीशन बताता है और 14वीं सेंचुरी के सोसाइटी का एक हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है। असल में दोस्तों हुआ यूँ कि इंग्लैंड से दूर एक कैंटरबरी जगह है जहाँ पे थॉमस बैकट नामी सेंट का श्राइन है। श्राइन बोले तो मज़ार, और इस मज़ार का ज़ियारत करने कुछ लोग इंग्लैंड से निकले, जिसमें हमारा राइटर चौसर भी शामिल था। वो एक टैबर्ट इन नामी जगह पे रुके। वो एक सराय था, यानी होटल टाइप, जहाँ पे लोग रुकते थे रात गुजारने के लिए। और वहाँ का जो होस्ट था हैरी बेली, अब उसने सजेस्ट किया कि हमारा जो ये सफ़र है बहुत लंबा है और बोरिंग हो जाएगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि हम जाते हुए एक एक बंदा 2 टेल सुनाएगा, यानी कहानियाँ सुनाएगा, और आते हुए भी 2 कहानियाँ सुनाएगा। इससे हमारा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हम इंजॉय भी करेंगे। अब चौसर को साथ मिला के तकरीबन 30 बंदे बनते हैं। अगर 2-2 स्टोरियाँ जाते हुए और 2 स्टोरीज़ आते हुए अगर सुनाएगा एक बंदा, तो टोटल 120 टेल्स बनती हैं। तो चौसर का इरादा था 120 टेल्स लिखने का। अनफॉर्चुनेटली चौसर की जल्द डेथ की वजह से वो सिर्फ 24 टेल्स ही लिख पाए। अब इन टेल्स को शुरू करने से पहले चौसर हमें अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। वो अपने सोसाइटी में डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट एरियाज से आए हुए थे, और सब के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है, उनके काम के बारे में बताता है, उन्होंने क्या पहना है, कैसे लगते हैं, और उनके तमाम फीचर्स हमें बताता है। अब मज़े की बात यह है कि चौसर का जो स्टाइल है वो बहुत ही कमाल का है। उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो इस तरह वो ह्यूमर के साथ यानी मिजाहिया अंदाज में करप्शन को भी बता देते हैं, वो इस अंदाज से अपने कैरेक्टर्स की खूबियाँ और ख़ामियाँ बताता है कि रीडर को भी मज़ा आता है और किसी की फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होती। यानी कि उनका जो अंदाज़ है वो बहुत ह्यूमरस है। आयरनी भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह कि किसी को फील ना हो। दोस्तों, अगर आपको कभी टाइम मिले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर टेक्स्ट पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले चौसर मौसम बहार का जिक्र करता है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो चौसर के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। चौसर कहता है, जब मार्च के बाद अप्रैल आता है, अपने साथ मीठी बारिश और मौसम बहार भी लाता है, जो मरे फूलों में जान डाल देती है, जिससे नई कलियाँ खिल जाती हैं। ऐसे मौसम में फिर लोग मुख्तलिफ मज़ारों की ज़ियारत के लिए निकलते हैं। मैं भी इसी गर्ज से टैबर्ट इन नामी जगह पे रुका था, और गालिबन 29 लोग और भी थे मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं जल्द उन लोगों के साथ घुल मिल गया और हमने रात उस सराय में गुजारी। वो एक खुली जगह थी और तकरीबन किसी को कोई टेंशन नहीं हुई। अब चौसर कहता है कि मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो उनमें मैंने देखा है। बिल्कुल मैं वैसे ही बताऊँगा जैसे वो मुझे नज़र आए, और मेरा जो विट है, जो मेरा मिज़ाह है, वो बहुत ही छोटा है, मतलब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे चौसर मतलब अपने आप पे भी ह्यूमर कर रहे हैं। तो चौसर शुरू करता है नाइट के साथ। नाइट चौसर का फेवरेट कैरेक्टर है। चौसर कहता है कि नाइट एक बहादुर, सच्चा, इज़्ज़तदार और सलीकादार शख्स था। घुड़सवारी में उसका कोई जवाब न था। वो अपने मालिक का बहुत वफ़ादार था। अब उसके कुछ जंग के वाक़यात बताता है, यानी जो बैटलफील्ड में उसने हिस्सा लिया था। चौसर कहता है कि उसको अलेक्जेंडर ग्रेट के दौर में भी देखा गया जंगें लड़ते हुए। उसको पर्शिया, लिथुआनिया, जब्राल्टर और रशिया में भी जंगी एक्सपेडिशन में देखा गया। वो सलीबी जंगों में ईसाइयों और सल्जूकों के ख़िलाफ़ कुछ मुसलमान किंग्स की तरफ से भी लड़ा है। मैदान जंग के अलावा वो आम ज़िंदगी में इतना शर्मीला है जैसे कि एक कुंवारी लड़की होती है। उसने कभी अपनी ज़ुबान से किसी को गाली नहीं दी। वो सबके साथ इज़्ज़त से पेश आता है। वो बहुत ही शरीफ शख्स है। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो अभी भी जंग से लौटा है और हज करने के लिए जा रहा है। इसके बाद चौसर हमें नाइट के बेटे स्क्वायर से मिलवाता है। स्क्वायर के बारे में चौसर बताता है, वो नाइट का बेटा है। वो तकरीबन 20 साल का नौजवान था, जवानी से भरपूर है, कद काठी में भी ठीक ठाक है। वो एक लवर टाइप नौजवान है, दिल फेंक आशिक है। वो रंगीन कपड़े पहनता है और उसके कपड़ों से ऐसा लगता है जैसे कि किसी गार्डन में डिफरेंट कलर के फूल खिले हों। बड़ी बड़ी जुल्फ़ें रखता है और अपने लवर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। चौसर ने उसको लस्टी बैचलर कहा है। उसके अलावा उसकी खूबी ये भी है
कि वो गाने तैयार करता है, उनको कंपोज करता है, फ्लूट भी बजा लेता है और एक किस्म का पक्का आर्टिस्ट है। वो बुलबुल से भी कम सोता है और सारी सारी रात अपने महबूब को याद करता रहता है और गाने गाता रहता है। वो अभी घुड़सवारी भी सीख रहा है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। छोटी मोटी जंगों में हिस्सा ले चुका है, लेकिन अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड चालू है। अब इसके बाद चौसर हमें नाइट का सर्वेंट यौमन के बारे में बताता है। यौमन नाइट का सर्वेंट था, या असिस्टेंट कह लो, जो जंग में उसके साथ हमेशा रहता है। अपने काम में माहिर था, सब्ज़ कोट और हुड पहनता है। यौमन अपने औजारों को संभालना, उनको सजाना और तेज़ रखना, इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो अपने काम में बेहतरीन था। इसके अलावा यौमन एक अच्छा कारपेंटर भी था, तो वो लकड़ी का काम बहुत अच्छे से जानता था। बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से उसका रंग थोड़ा काला पड़ चुका था। वो सेंट क्रिस्टोफर का मानने वाला था। वो एक किस्म का पूरा जंगली शख्स था, मतलब किसी भी सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सकता था। अब इसके बाद चौसर हमें प्रायरस के बारे में बताता है। अब ये प्रायरस कौन है? वो चर्च के अंदर एक नन प्रीस्ट है। नन प्रीस्ट का मतलब एक फ़ीमेल प्रीस्ट, यानी कि फ़ीमेल पादरी। उसका काम चर्च के अंदर होली वर्सेस को पढ़ना था। अब चौसर उसके बारे में हमें बताता है कि उसके मुस्कुराने के अंदाज से ही उसकी पाकीज़गी और शाइस्तगी के बारे में पता चलता है, यानी मोडेसिटी। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। चर्च में होली वर्सेस पढ़ती है। वो नाक से गाती थी और उसको मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता था। वो फ्रेंच रवानी से बोलती थी फ्लुएंटली, लेकिन ऐसा करने में वो सिर्फ दिखावा करती थी। किसी स्कूल के एक्सेंट को उसने फॉलो किया हुआ था, क्योंकि फ़्रेंच लोग उस वक्त बहुत ही अरिस्टोक्रेट थे, तो इसको उन लोगों को फॉलो करना अच्छा लगता था। इसके अलावा टेबल मैनर्स उसके कमाल के थे। वो इस अंदाज से खाना खाती थी कि कोई भी नवाला उसके मुंह से गिरता नहीं था, और कभी भी उसने सॉस के अंदर अपने हाथ नहीं डुबोए थे, और कभी भी उसके ब्रिज के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरा था किसी चीज़ का। तो मतलब इतने अच्छे अंदाज से वो खाती थी। जैसे कि मैंने बताया था कि चौसर कहता है कि वो अमीर लोगों की नकल करती है और उनके जैसा ख़ुद को दिखाने की कोशिश करती है। अब इसके अलावा चौसर उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो बहुत ही सखी रहम दिल थी, यहाँ तक कि अगर कोई चूहा किसी फंदे में देख ले तो रोने लगती थी। इसके अलावा उसने कुछ छोटे कुत्ते पाल रखे थे, जिनको वो भुना हुआ गोश्त, दूध और आला किस्म के ब्रेड से खिलाती थी। अगर कोई शख्स उसके डॉग्स को छड़ी से मार दे तो उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब चौसर हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी बताता है। चौसर कहता है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली आँखें थी, नाक सीधी, छोटा सा मुँह, चेहरा बिल्कुल सुर्ख, और उसने एक उम्दा किस्म का लिबास पहना हुआ था। एक माला भी पहनी हुई थी, और उसके जो सीने पे ये अल्फाज लिखे हुए थे उसके ड्रेस पे, अमोर वेंसिट ओमनिया, जिसका मतलब होता है लव कंकर ऑल। इसके साथ एक सेक्रेटरी नन भी थी जो उसके अंडर काम करती थी। अब प्रायरस के बाद चौसर हमें मंक के बारे में बताता है। मंक का मतलब होता है पादरी, ये भी एक किस्म का। अब चौसर हमें इसके करप्शन और इर्रिस्पॉन्सिबल है जो अपने काम से, ये सब ह्यूमरस वे में बताता है। चौसर कहता है इस प्रोफेशन और इस वैकेंसी के लिए इससे बेस्ट कोई नहीं है। मंक को खरगोशों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है, ये इसका पैशन है। उसने कुछ अस्तबल में अच्छे से घोड़े भी रखे हुए हैं, और मंक खुद भी एक बहुत अच्छा हॉर्स राइडर है। जब मंक हॉर्स राइडिंग करता है तो उसके घोड़े की लगाम की छनकार दूर दूर तक जाती है। जैसे चर्च की बेल की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, तो मंक के उन घोड़े के लगाम की छनकार भी दूर दूर तक जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये मंक हॉर्स राइडिंग कर रहा है। वो सेंट मोरिस और बेन डैकेट का फॉलोअर था, जो कि अपने असूलों में बहुत सख्त थे, लेकिन ये मंक उन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल नहीं फॉलो करता था, बल्कि वो ये कहता था कि ओल्ड चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन रूल्स को तोड़ता था और नए फैशंस को पसंद करता था और उनको फॉलो करता था। और उसको ऐसी किताबों से भी नफ़रत थी जिसमें ये लिखा हो कि जो शिकारी लोग होते हैं वो नेक नहीं हो सकते, हंटर्स आर नॉट होली मैन। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो वो उन बुक्स को भी नहीं मानता था। मंक की इस बात से सहमत होकर कहता है कि उसको ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये ह्यूमर में यानी एरनी में बोल रहा है चौसर कि उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये काम सेंट ऑगस्टिन की है, वही ये पढ़े। अब चौसर हमें उसके फ़िज़िकल कंडीशन बताता है। चौसर कहता है कि मंक जो है फ़िज़िकली बहुत फिट था, उसके स्लीव्स ट्रिम्ड थे और वो एक हुड पहनता था
जो चिन से काबू करने के लिए सोने का पेन इस्तेमाल करता था। उसका गंजा सर शीशे की तरह चमकता रहता और उसका चेहरा ऐसे था जैसे तेल के अंदर किसी ने उसको डुबोया हो। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी और वो मोटा ताज़ा था। उसने जूते आला किस्म के पहने हुए थे और उसका घोड़ा भी अच्छा खासा सेहतमंद था। और अगर खाने की बात करें तो ये मंक एक मोटे ताज़े स्वान यानी हंस को आराम से खा सकता था। और इसके बावजूद चौसर कहता है कि वो एक ऊंचे दर्जे का पादरी था। अब आप लेवल चेक करें कितना ह्यूमर भरा पड़ा है इस टेक्स्ट के अंदर। तो मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो इसका टेक्स्ट आपने लाजमी पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि इसके और भी मैं कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और आपको ये तरीका और ये अंदाज़ कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएं। और आपकी नज़र में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अपने व्यूज़ लाजमी दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।